नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल जिसका टाइटल है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो इस आर्टिकल में बेसिकली हम लोग बात करेंगे मणिपुर इशू के बारे में। इशू से ज्यादा हम लोग ये बात करेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, अभी रिसेंटली मणिपुर के सीएम मिस्टर बीरेन सिंह ने कुछ स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के बेसिस पे उनको ऐसा लगता है कि अब मणिपुर में जो वहाँ की कम्युनिटीज है उनके बीच में ट्रस्ट रीबिल्ड करने की जरूरत है। उनके बीच में वापस एक कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना है स्टेट के ऊपर कि स्टेट यहाँ पे पीस इंश्योर कर सकता है। ठीक है, तो आज इस आर्टिकल में हम लोग यही सब देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेंगे। हालांकि ये मणिपुर इशू में हम लोग एक वीडियो पहले कर चुके हैं। ठीक है, आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं, मैं उसका लिंक कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की आउटलाइन कुछ ऐसी रहेगी कि जो चीफ मिनिस्टर का रेस्पॉन्स आया है इस इशू पे, काफी टाइम बाद, ये इशू काफी टाइम से चर्चा में है। ठीक है, लगभग 170 लोग इसमें मारे गए, काफी लोग जो है बेघर भी हो गए। उसके बाद ये रेस्पॉन्स आया है, तो हम लोग इस रेस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे कि अब सीएम क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि मणिपुर एट ए ग्लांस, हम लोग देखेंगे कि मणिपुर की सिचुएशन कहाँ है, किस जगह लोकेटेड है, आसपास क्या चीजें हैं। फिर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड डेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, वो किस तरीके से डिवाइडेड है और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। ठीक है, फिर रीजनल डिस्पैरिटी जो है, रीजनल जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा गैप है जो, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर रीजन बिहाइंड मणिपुर इशू, इस इशू के पीछे रीजन क्या है और फिर वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे जो आपको पता होगा 5 महीने से ये इशू लगातार न्यूज में है। उसके बाद लगभग 170 लोगों की जान जा चुकी है इसके अंदर, काफी लोग बेघर भी हो गए। ठीक है, काफी लोगों को वहां से अपने घर छोड़ के भी निकलना पड़ा। ठीक है, तो अब जो है इस एथनिक वायलेंस वगैरह के बाद अब ये चीफ मिनिस्टर का कहना है कि इट इज इंपेरेटिव टू बिल्ड रीबिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन स्टेट्स एथनिक ग्रुप। जो ये एथनिक ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप की यहाँ बात करें तो यहाँ मोस्टली आप देखेंगे नागाज, मिजो, कुकीज और मेती, ये ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, मणिपुर में। इसके अलावा और भी है बट मेजोरिटी में मुख्य तौर पे ये 5-6 ग्रुप जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में ट्रस्ट रिबिल्ड करना है। इशू क्या है? इशू है इन ग्रुप्स के बीच में ना क्लैशेस होते रहते हैं, और ये काफी पुराना इशू है। जब से मणिपुर बना है, जब से भारत में शामिल हुआ है, तब से लेकर के कुछ न कुछ इश्यूज चलते आ रहे हैं। और ये इश्यूज क्यों हुए हैं उसका बाद हम देखेंगे, लेकिन मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि ये इशू स्टार्ट किया गया है ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने जब वहां पे, जैसे कि अगर हम मणिपुर की बात करें तो कुछ ऐसी सिचुएशन है मणिपुर की, और यहाँ पे बीच में जो है, यहाँ पे आपके जो किंग हुआ करता था उसका शासन था, और ये आसपास के जो एरिया है ये हिल्स थे, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो है अपना रूल स्थापित किया था। और इन दोनों के बीच में इशू ना हो इसलिए यहाँ पे एक इनर लाइन परमिट जो है सिस्टम स्टार्ट किया गया था। अब सारा इशू जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ आने की अनुमति थी, लेकिन उनको ये इनर लाइन परमिट लगेगा, तो ये परमिट की वजह से जो है बीच में एक डिस्पैरिटी होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये सारा इशू वहां से स्टार्ट हुआ है, और उसकी वजह से जो है जो हिल्स में रहने वाली कम्युनिटीज है और जो वैली में रहने वाली कम्युनिटीज है उनके बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये उसकी वजह से ये सारा खेल सामने आया हमारे। अब जो है सीएम का कहना है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी, हम लोग इनिशिएट करेंगे डायलॉग विद इन द कम्युनिटीज। जो ये एथनिक कम्युनिटीज है इनके बीच में डायलॉग करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे, और बातचीत से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मुख्य तौर पर कुकीज और मेथीज के बीच में ये चर्चा करने की बात की गई है। इसके अलावा रीबिल्डिंग डैमेज्ड हाउस, जो घरों को नुकसान पहुंचा गया है वो, उसके अलावा रीसेटलिंग डिस्प्लेस्ड पीपल, जिनको घर छोड़ के वहां से निकलना पड़ा, उनको वापस रीसेटल किया जाएगा। और दूसरा, पीपल टू फील कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर। ठीक है, ये अब सीएम का कहना है। ठीक है, और इससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कह दिया है, क्या अब ये अपने जो ये बातों को है एक्शन में ला पाएंगे? ठीक है, तो वो हमें देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये भी हमने डिस्कस किया है सीएम का रेस्पॉन्स जो स्टेप वाइज लिखा हुआ है। ये वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, रीसेटिंग डिस्प्लेस पीपल, रीबिल्डिंग द ट्रस्ट, ये सारी चीजें आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे अलग से लिखा गया है। चलिए मणिपुर एट ए ग्लांस, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो है मणिपुर यहाँ पे है। ये 7 सिस्टर्स का पार्ट है। ठीक है, जब हम 7 सिस्टर्स की बात करें तो ये अलोंग विथ सिक्किम। ठीक है,
तो ये मणिपुर है और इसके आसपास के एरिया अगर देख लें तो नॉर्थ में इसके नागालैंड पड़ता है, इधर वेस्ट में असम है, साउथ में देखेंगे तो मिजोरम है, और इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें तो म्यांमार के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर है तो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स का भी इशू होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नागालैंड नॉर्थ में है, मिजोरम साउथ में है, और असम वेस्ट में है, और इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे ये आपका मैप दिया हुआ है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत कम एरिया के अंदर, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे 4, ठीक है। इसके अलावा इतने सारे एरिया में भी मिला करके उतनी ही आसपास के डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये एरिया जो है वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। और बाकी जो ये एरिया है साइड वाला, ये आपका लेस डेंस, मतलब यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो है यहाँ कम है। यहां देखेंगे कि ये बीच वाला एरिया है वो आपका घाटी क्षेत्र है, आप कह सकते हैं कि वैली क्षेत्र है। इसके अलावा ये एरिया जो साइड में है ये आपका हिली एरिया है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ज्योग्राफिकल रेजिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। इसके अलावा देखेंगे कि ये एरिया जो है पहाड़ी क्षेत्र वो कनेक्टेड भी कम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब हम इस एरिया की बात करते हैं, ये जो घाटी क्षेत्र है, इस वैली एरिया के अंदर ये एरिया सिर्फ 10% है स्टेट के एरिया का, ठीक है। और यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है लगभग 40 से 45%, ठीक है। बाकी जो एरिया है ये आपका हिल्स वाला एरिया, ये एरिया होगा आपका 90%, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है लगभग 55% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि वैली क्षेत्र जो है काफी डेंसली पॉपुलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा जब हम यहाँ पे आसपास की डेमोग्राफी की बात करते हैं, तो सिंस ऊपर आपको पता है यहाँ पे नागालैंड है, और नागालैंड में काफी टाइम से एक डिमांड है ग्रेटर नागालिम की, ठीक है। अभी जो ग्रेटर नागालिम है इसमें जो है ये लोग कुछ पार्ट मणिपुर का भी बोल रहे हैं कि ये नागालिम का पार्ट होगा। तो मोस्टली इसके आसपास का जो ऊपर का एरिया है यहाँ का, ये जो है नागा डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे नागा ट्राइबल कम्युनिटी ऊपर रहती है। फिर यहाँ इधर बात करें तो ये कुकी लैंड जो है नीचे सदर्न एरिया जो आप कह सकते हैं, तो ये सदर्न साउथ वेस्टर्न एरिया जो है ये कुकीज डोमिनेटेड है। और उसके बाद जो ये वैली क्षेत्र है आपका घाटी का क्षेत्र है, ये मेती डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ मेतीज रहते हैं, और ये एरिया जो है काफी डेवलप्ड भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आसपास आप ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कंप्यूटर वगैरह, मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो कम्युनिटी है यहाँ पे मेथीज, ये काफी डोमिनेंट है, पॉलिटिकली भी डोमिनेटेड, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर, तो इकोनॉमी के मामले में भी देखें तो ये क्षेत्र ज्यादा प्रॉस्परस है, ठीक है। कनेक्टिविटी के मामले में अगर देखें तो भी ये ज्यादा प्रॉस्परस है। अब ये वैली क्षेत्र है, कनेक्टेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये नो डाउट, और पॉलिटिकली ज्यादा रिप्रेजेंटेटेड है, तो फिर यहाँ पे डेवलपमेंट भी ज्यादा है। और ये आसपास का एरिया जो है यहाँ पे डिस्पेरिटी है, और उसकी वजह से जो है ये एरिया कम डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये भी एक इशू हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं रीजन बिहाइंड मणिपुर इश्यूज। हम यहाँ पे थोड़े से रीजन देख लेंगे। देखिए मणिपुर जो है वो पैच वर्क ऑफ कल्चर है, फेथ है, एथनिक जो डाइवर्सिटी होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पैच वर्क बोलने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो है अलग अलग ग्रुप्स एक साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के कल्चर जो है इस जगह पे एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी से है तो थोड़े बहुत इश्यूज होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री होने का मतलब काफी सारे ग्रुप जो है वो पहले से यहाँ बसे हुए हैं, काफी बाद में आए हैं, तो किसी का ओरिजिन ट्रेस किया जा रहा है, किसी का ओरिजिन नहीं ट्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा कॉलोनियल पास्ट भी रह चुका है इस एरिया का, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लैंड होल्डिंग पैटर्न्स में इशू है। यहाँ पे जो लैंड ओनरशिप है उसमें थोड़ा सा कैच है कि वैली के लोग जो है हिल्स में
जमीन नहीं ले सकते, जबकि हिल्स वाले लोग जो है वैली में जमीन ले सकते हैं। ये भी कॉलोनियल पास्ट का हिस्सा है। जैसे कि इनर लाइन परमिट था पहले, वैसे ही ये भी है कि वैली के लोग बिना परमिट के हिल्स एरिया में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही लेकिन हिल्स एरिया को लोगों को वैली में आने के लिए परमिट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू हो जाता है कि आप हिल वाले लोग वैली में आके जमीन तो ले सकते हैं, लेकिन वैली वाले लोग वहां पे जमीन नहीं ले सकते। तो उसकी वजह से ये लैंड होल्डिंग पैटर्न की वजह से भी एक इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है मेती डोमिनेटेड इम्फाल वैली, मैंने बताया कि वैली जो है मेती डोमिनेटेड है, बाकी एरियाज हिल्स में अलग ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रग से रिलेटेड इश्यूज भी है यहाँ पे माना जाता है पॉपी कल्टीवेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओपियम, वो यहाँ पे बहुतायत मात्रा में कल्टीवेशन किया जाता है। ये कल्टीवेशन मोस्टली जो है ये इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जब भी आपको कोई इंसर्जेंसी चलानी होगी तो आपको फंड्स की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, हथियार खरीदने होंगे या कोई प्रोपोगेंडा भी चलाना तो फाइनेंस चाहिए। अब फाइनेंस ये कहाँ से लेके आएंगे, तो वहां पे ये लोग जो है ये ड्रग्स का सहारा लेते हैं, इससे पैसा इकट्ठा करते हैं और वो पैसा जो है इंसर्जेंसी में यूज किया जाता है। तो ये भी इशू है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज है जिसकी वजह से जो है ये अनरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब ये जो है इंसर्जेंट्स जो है इस एरिया के लोगों की वल्नरेबिलिटी को टारगेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक अगर देखें तो हिल एरिया काफी पीछे है, तो फिर उनको टारगेट किया जाता है ऐसी चीज को लेकर के कि भाई पैसा दे दिया, ड्रग्स दे दिया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा मणिपुर की किसी टाइम पे पर कैपिटा इनकम जो थी वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा थी। 1990s में देखें तो मणिपुर की पर कैपिटा यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, और लेकिन अगर हम लोग अभी की बात करें 2021-22 की बात करें तो पर कैपिटा सबसे कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हुआ है यहाँ पे। तो ये भी कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से ये सारा चीज यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है फ्री मूवमेंट रेजिम। जैसा कि मैंने बताया कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री हम शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, ठीक है। और म्यांमार के साथ हमारा एक फ्री मूवमेंट रेजिम साइन किया हुआ है। उसके अंदर क्या है कि हम लोग 16 किलोमीटर तक वहां के रहने वाले लोग एक दूसरे की बाउंड्री में आ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी मणिपुर की बाउंड्री है, ये मणिपुर, और ये आपका म्यांमार। अब यहां पे रहने वाले लोग जो ये 16 किलोमीटर का पैच है यहां पे, और यहां पे 16 किलोमीटर का पैच है, इन एरियाज के अंदर जो है रहने वाले लोग आ जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसकी वजह से कई बार ये होता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स भी यहाँ आते जाते हैं, ठीक है। सिंस हमारे बॉर्डर जो है पोरस है, इसके बारे में बातचीत की गई है कि हमको इसको कैसे सेटल करना होगा। तो नो डाउट हमें इस फ्री मूवमेंट रेजिम पे कुछ रेगुलेशंस की तो जरूरत है, लेकिन हम इसको बिल्कुल ही बंद नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये कम्युनिटीज यहाँ पे काफी टाइम से रह रही है। फिर इसके अलावा इनके यहाँ पे कमर्शियल ट्रेड होती है, तो ये कमर्शियल ट्रेड को इफेक्ट करेगा अगर हम इस रेजिम को बंद कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमको चाहिए कि हम कुछ रेगुलेशन लेकर के आए इस पे, ठीक है। तो ये एक और इशू बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे रीजंस मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डेमोग्राफी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है वैली क्षेत्र जो है 10% है, और उसके अंदर लगभग 50% जनसंख्या रहती है, ठीक। बाकी जो हिली एरिया है वो लगभग 90% है, जिसके अंदर बाकी लगभग 45% है, और ये लगभग 55% जनता रहती है, ठीक है। ये आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि डेमोग्राफी क्या है। इसके अलावा हिस्ट्री मैंने बता दी है कि कॉलोनियल इशू भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हार्मनी अमॉन्ग द एथिकल कम्युनिटीज, ये एथिकल क्लैशेज होते रहते हैं कम्युनिटीज के बीच में। जैसे कि मैंने बताया कि अब मणिपुर में मेथी जो है पॉलिटिकली डोमिनेंट है, और ऊपर का वाला एरिया जो है नागा पीपल बोल रहे हैं कि हमको अलग चाहिए नागालैंड के लिए। तो उनके बीच में भी एक क्लैश होगा कि आप स्टेट को तोड़ने तो नहीं देंगे, ठीक है। तो जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वो अपने स्टेट का हिस्सा तोड़ करके आपको नहीं देगी, तो वहां पे उनके बीच में क्लैश हो जाता है। फिर नागाज और कुकीज के बीच में भी आपस में क्लैश है, ठीक है। फिर मेथीज और कुकीज के बीच में भी क्लैश है आपके जो है एसटी स्टेटस को लेकर के, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये सारा इशू क्रिएट करती है। उसके अलावा इकोनॉमिक चैलेंज की बात कर दी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम थी वो कैसे डिक्रीज हुई है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे कॉलोनियल पॉलिसीज की बात की तो इनर लाइन परमिट के बारे में बताया मैंने आपको कि जो हिल्स के लोग हैं उनको घाटी में जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए, लेकिन जो घाटी के लोग हैं उनको हिल्स में आने के लिए परमिट चाहिए। कि उसका रीजन था सिंपल
जैसे कि जब मैंने बताया आपको कि मणिपुर का ये जब घाटी वाला एरिया था ये किंग के अंडर में था, और ये वाला एरिया जो था बाहर का हिल्स का एरिया ये ब्रिटिश पीपल के अंडर में था। जब ये ब्रिटिश के अंदर में था तो ब्रिटिश लोग यहाँ पे आने के लिए एक परमिट लेते थे, ठीक है, यहाँ के लोगों को यहाँ आने के लिए परमिट लेते थे। वो सिस्टम आज भी वैसा का वैसा है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। लैंड ओनरशिप राइट के बारे में बता चुका हूँ, फ्री मूवमेंट रेजिम डिस्कस कर लिए हैं, इलीगल इमिग्रेशन भी डिस्कस कर लिए हैं हम लोग, और ड्रग वेनेंस भी डिस्कस कर लिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। फिर अब आगे क्या, वे अहेड क्या है, तो इतना हम लोग डिस्कस किए, उसमें एक मेजर फैक्टर था कि सीएम भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमको ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं, रीबिल्डिंग ट्रस्ट इन मणिपुर रिक्वायर्स इंटरवेंशन एट मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। वो कहाँ पे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, इन सारे लेवल पे आपको जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी होगी जो ये काम कर सके, आप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखें शॉर्ट टर्म क्या कर सकते हैं, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना होगा, तभी लोगों का स्टेट के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड पीपल, इन पुनर्निवास करवाना है इन लोगों का जो अफेक्टेड हुए हैं इस वायलेंस की वजह से, ठीक है। इन दो चीजों से जो है स्टेट के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में पीपल टू पीपल अप्रोच, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो कम्युनिटीज है उनके बीच में डायलॉग करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे, एक चीज। दूसरा ट्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। तो अल्टीमेटली आपके आगे का वे फॉरवर्ड ये है कि आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करना है और लोगों की बातचीत करवा के इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और स्टेट को जो है इसके अंदर जो है पॉजिटिव रोल प्ले करना होगा। चलिए फिर आज के एडिटोरियल में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।